नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महत्व की और इसके लाभ की। हम ये जानेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जुड़े 120 देशों को क्या हासिल हुआ इस संगठन से जुड़कर। उन देशों को क्या हासिल हुआ जिन्होंने सैनिक संधियों या फिर सैनिक कार्यवाही करने वाले उग्र राष्ट्रों के साथ संबंध नहीं रखा और तटस्थता की नीति को अपनाई। हम ये भी समझेंगे कि तटस्थता और गुटनिरपेक्ष में क्या अंतर होता है। आज के इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या परिणाम निकला और इसका क्या महत्व आज के समय में देखने को मिलता है। अगर आप एमए के 4th सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं तो आपको ज़रूर इस वीडियो को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आज के समय में क्या प्रासंगिकता है। दोस्तों, उससे पहले आपको ये ज़रूर समझ लेना चाहिए कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय तीसरे विश्व के साथ में होता है। तीसरे विश्व यानी कि 1950 के दशक में आज़ाद होने वाले देश जिन्होंने एक अलग संगठन बनाने की ठानी, एक अलग विचारधारा जो कि पहले से ही पहले और दूसरे विश्व के रूप में साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा दो अलग अलग धड़ों के रूप में विश्व को बांटे हुए थे। विश्व को तीसरी विचारधारा के रूप में बांटने का काम गुटनिरपेक्षता ने किया और इस विचारधारा में जहाँ पर शुरुआत 25 देशों के साथ हुई थी, आज 120 देश इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तीसरी दुनिया वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुप्रचलित मुहावरा है। इसका प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी लेखक अल्फ्रेड सोबी ने किया था। उनके अनुसार तीसरा विश्व उन अज्ञात और शोषित देशों का समूह है जिन्हें प्रायः तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है और जो कुछ बनकर दिखाना चाहते हैं। अल्फ्रेड सोबी का इशारा उन अफ्रीकी एशियाई देशों की तरफ था जो सदियों तक उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के शिकार रहे। शीत युद्ध के समय में 1950 ईस्वी तीसरे विश्व का अर्थ उन देशों से लगाया जाता है जो विश्व के साम्यवादी तथा पूंजीवादी देशों के गुट में सम्मिलित न होकर तटस्थ नीति पर चलने का निर्णय किया। अतः जो राष्ट्र गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को मानकर गुट निरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित हुए, उसे तीसरे विश्व की संज्ञा दी गई। इसकी और भी जानकारी हमें इरविन हॉरोविच की किताब विकास की तीन दुनिया, 3 वर्ल्ड ऑफ डेवलपमेंट से हमें और भी जानकारी मिलती है। इसके साथ ही लेस्टर आर पर्सी ब्राउन थर्ड वर्ल्ड के बारे में बताते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के निर्धन या अल्प विकसित राष्ट्रों को सम्मिलित रूप से तीसरी दुनिया कहा जाता है, किंतु आज यह शब्द अपना महत्व खोता जा रहा है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश आज निर्धनता के घर नहीं रह गए हैं। इनमें से बहुत से राष्ट्रों ने आर्थिक और सामाजिक मोर्चों पर सफलता हासिल की है। यहीं पर डॉक्टर शिशिर गुप्ता कहते हैं कि तीसरे विश्व के देशों की सामान्य विशेषताएं हैं निर्धनता, अस्थिरता, नयापन, असुविध तथा दुर्बलता, और इन सभी समस्याओं से उन्हें निकालने का काम किया गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के चलते ये विश्व आगे बढ़े। इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 75.6% जनता पूरी दुनिया की निवास करती है। विश्व के 189 देशों में से 135 तीसरे विश्व में आते हैं और इन 135 में से 120 से ज़्यादा देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो विशेषताएं हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लाभ को। दोस्तों, गुटनिरपेक्षता और तटस्थता में क्या अंतर होता है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन में यह अंतर होता है कि गुटनिरपेक्ष का मतलब होता है कि हम किसी सैन्य संधि से नहीं जुड़ेंगे, लेकिन अगर कहीं पर विश्व में अशांति का माहौल रहेगा तो हम खुलकर उस पर बात करेंगे, हम वहाँ पर तटस्थ नहीं रहेंगे। जबकि तटस्थता
का मतलब ये होता है कि दो लोगों में भले ही कुछ भी होता रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन गुटनिरपेक्षता का मतलब ये है कि हम बेवजह सैन्य संगठनों या फिर सैन्य संधियों से दरकिनार करेंगे, हम सैन्य संधियों को बढ़ावा नहीं देंगे। लेकिन अगर कहीं युद्ध का माहौल है, किसी देश को दबाया जा रहा है, तो हम उसका समर्थन करेंगे। जैसे 1971 के समय में भारत ने बांग्लादेश का किया था। दोस्तों, यहाँ पर गुटनिरपेक्षता के क्या लाभ हमें मिलते हैं? महाशक्तियों के बीच होने वाले संघर्षों से बचाव। पहला लाभ ये होता है कि जो महाशक्तियाँ हैं, उनकी विचारधारा से टकराने का जो संघर्ष है, उससे ये देश बच जाते हैं। जैसे भारत के संबंध रूस से भी काफ़ी बेहतर हैं और भारत के संबंध अमेरिका से भी काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर भारत किसी एक धड़े में शामिल होता, तो दूसरे धड़े से भारत के संबंध उतने बेहतर नहीं होते। लेकिन गुटनिरपेक्षता का लाभ यह है कि ये देश अन्य गुटों से अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हैं और उन दोनों के बीच में होने वाले संघर्षों के बीच में फंसने से ये बच सकते हैं। क्योंकि जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हो रही थी, तब विश्व शीत युद्ध से जूझ रहा था। और शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर, जहां पर आपसी संधियां और अलग अलग टकराहट के जरिए तीसरे देशों के जरिए रूस और अमेरिका अपनी अपनी दुश्मनियां निकाल रहे थे, और इन दोनों के बीच में पिसने से ये देश बच गए। दोस्तों, यहाँ पर दूसरी विशेषता के रूप में हम ये देखें, तो यहाँ पर दूसरे विशेषता के रूप में आता है गुटनिरपेक्ष राष्ट्र स्वतंत्र तथा निर्भय होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र स्वतंत्र होते हैं। वे किसी अन्य देश को अपने यहाँ पर सैन्य अड्डा बनाने की छूट नहीं देते हैं। साथ ही उनकी खुद की स्वतंत्र विदेश नीति होती है। जब चाहे वे किसी देश की आलोचना कर सकते हैं और जब चाहे किसी देश का समर्थन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में रहने का। लेकिन अगर वे किसी धड़े में रहते, तो फिर उन्हें उसी हिस्से का समर्थन करना होता जिस हिस्से में वे जुड़े हुए हैं। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैं आपको ये पढ़कर नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको सामान्य रूप से अपनी भाषा में जितना मुझसे हो सके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरे पास में समय रहा तो मैं बाकायदा इनके और बेहतर तरीके से नोट्स बनाकर आपके साथ साझा करूँगा। लेकिन अभी समय की बहुत ज़्यादा कमी है और मांग ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊं और आपके लिए जो कर सकता हूं वो करूं। इसलिए मैं इस तरह से वीडियो बना पा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। और आप प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स के साथ में जिन्हें इनकी ज़रूरत है, ताकि उन्हें भी कुछ अच्छा मिल सके। क्योंकि ख़ास तौर पर एमए हो या फिर बीए हो, यहाँ पर पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। पढ़ाई की बात तब आती है जब टाइम टेबल आ जाता है, तो इसीलिए इतनी जल्दी में बहुत कुछ मिल नहीं पाता है। इसीलिए आप जितने भी ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें प्लीज़ कीजिएगा। तीसरे नंबर पर जो आता है वो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं तथा समस्याओं पर निर्णय लेने में स्वतंत्रता। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप स्वतंत्र हैं, आप दोनों गुट में शामिल नहीं हैं, तो आप दोनों गुट में से किसी भी गुट की गलतियों के बारे में निष्पक्ष रूप से सोच सकते हैं और आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको बताऊं कि 1971 के तौर पर जब बांग्लादेश में मुक्ति मोर्चा का साथ भारत ने दिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो अमेरिका ने अपनी सबमरीन भेज दी थी। अमेरिका ने कहा कि भाई तुम पाकिस्तान के टुकड़े नहीं कर सकते, वो हमारा दोस्त है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन भारत ने कहा कि भैया ये हमारा आंतरिक मामला है, क्योंकि बांग्लादेश के कारण हमारी जो सीमा है उसमें खतरा पैदा हो रहा है, शरणार्थी बहुत सारे आ रहे हैं और यहाँ पर हम तटस्थ नहीं रह सकते। गुटनिरपेक्षता यही यहाँ पर हमें ये दिखाना होगा कि हमारे साइड में अशांति का माहौल है और हम उसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो अमेरिका ने बहुत ज़्यादा धमकी दिया, लेकिन भारत की गुटनिरपेक्षता ये थी कि दूसरी तरफ से रूस ने कह दिया कि भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। इसके चलते ये हुआ कि भारत को ज़्यादा समस्या नहीं हुई,
अमेरिका से निपटने में रूस भी आ गया था तो अमेरिका पीछे हट गया। लेकिन सोचिए अगर भारत किसी एक धड़े में शामिल होता, भारत रूस की तरफ से होता, तो अमेरिका और खुलकर इसका विरोध करता और फिर भारत को बहुत सारी समस्याएं होती। इसके चलते अमेरिका पाकिस्तान को भारी सैनिक सहायता देकर इस क्षेत्र में युद्ध के खतरे को उत्पन्न कर रहा है, उसका भी भारत ने डटकर विरोध किया। इसी प्रकार हंगरी और चेकोस्लोवाकिया मामलों में भारत ने रूस की आलोचना की। यानी कि एक समय पर हमने अमेरिका की आलोचना की और एक समय पर हमने रूस की आलोचना की। तो गुटनिरपेक्षता को अपनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही रहा कि आप तटस्थ रह सकते हैं और निष्पक्षता के साथ आप दोषियों के खिलाफ, चाहे वो कितनी भी बड़ी महाशक्ति हो, आप उनके खिलाफ खुलकर बोल सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है संयुक्त राष्ट्र संघ में महत्वपूर्ण भूमिका। संयुक्त राष्ट्र संघ में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे है भैया? तो देखो, एक संगठन है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें 120 से ज़्यादा देश शामिल है। अब 120 से ज़्यादा देश इसमें शामिल है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। अगर ये कोई निर्णय लेता है किसी देश के खिलाफ़ तो उस देश की तो वाट लग जानी है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन को भी इनकी बात कई मामलों में माननी पड़ती है, इनकी राय को, और यूनाइटेड नेशन इनका साथ देता है। चूँकि सबको पता है कि इनका उद्देश्य भी विश्व शांति है, तो इसके कारण ये संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर विश्व शांति के लिए कार्य करते हैं। दोस्तों, इसके बाद में पांचवा बिंदु आता है विश्व शांति तथा निशस्त्रीकरण का समर्थन। गुटनिरपेक्ष की नीति के साथ अंतर्राष्ट्रीय तनाव की भावना जुड़ी हुई है। इसमें विश्वास करने वालों का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एक नैतिक उद्देश्य है जो मानव जाति को युद्ध की विभीषिकाओं से बचाकर सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाता है। उन्होंने सदैव ही विश्व शांति तथा निशस्त्रीकरण के प्रयासों का समर्थन किया है। गुटनिरपेक्ष राज्यों को अपनी सुरक्षा तथा आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के कारण कभी एक महाशक्ति की ओर, कभी दूसरे की ओर झुकना पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के संबंध में वे सदैव निष्पक्ष नहीं रहे हैं और न उन्होंने सदैव न्याय का ही पक्ष लिया। उदाहरण के लिए भारत का प्रारंभ में पश्चिम के पूंजीवाद गुट की ओर अधिक झुकाव था, आजकल वह रूस की ओर अधिक झुका हुआ प्रतीत होता है। हालांकि यहाँ पर कहना ये चाहते हैं कि गुटनिरपेक्षता का ये मतलब भी नहीं है कि कोई राष्ट्र पूरी तरह से गुटनिरपेक्ष है। सबसे बड़ी बात आती है जब आप किसी काम को करते हैं तो आप सबसे पहले अपना हित देखते हैं, उसके बाद में आप समाज का हित देखते हैं। उसी तरह से कोई भी देश सबसे पहले अपने राष्ट्र का राष्ट्रीय हित देखता है, उसके बाद में वैश्विक हित देखता है। अब किसी राष्ट्र को कहीं पर अपने राष्ट्रीय हित बड़े लगते हैं तो वो वहाँ पर तटस्थता की नीति को त्याग देता है। जहाँ पर राष्ट्रीय हित बड़े नहीं लगते हैं वहाँ वो तटस्थ बना रहता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए रूस ताइवान युद्ध में भारत तटस्थ है। माफ़ कीजिएगा, चीन और जो रूस और यूक्रेन युद्ध है वहाँ पर भारत तटस्थ बना हुआ है। इज़राइल और फ़िलिस्तीन में भारत तटस्थ है, खुलकर किसी एक के पक्ष में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भारत को किसी भी प्रकार से कोई मसला नहीं है, दोनों के साथ ही अच्छे संबंध, इसलिए भारत तटस्थ है। लेकिन पाकिस्तान के मामले में, चीन के मामले में भारत खुलकर बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय हित हावी पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद है कि इस प्रवृत्ति की आलोचना की गई किसकी, कि भारत कभी चीन की तरफ झुकाव रखता है, माफ़ कीजिएगा, कभी रूस की तरफ झुकाव रखता है, तो कभी जो अमेरिका है उसके तरफ झुकाव रखता है। तो इस प्रवृत्ति की आलोचना की गई है और कहा जाता है कि यह गुटनिरपेक्षता की नीति से मेल नहीं खाती। हमारी समझ में इस प्रकार की आलोचना नितांत सारहीन है। इसका आधार शाब्दिक भ्रम है। आलोचकों ने शायद जानबूझकर गुटनिरपेक्षता में निहित गुट शब्द को अधिक व्यापक अर्थ प्रदान कर दिया है। आज संसार विचारधाराओं और आर्थिक व्यवस्थाओं के आधार पर दो खेमों में विभक्त है, पूंजीवादी और साम्यवादी। इन दो बड़ों विभाजनों के लिए भी गुट शब्द का प्रयोग किया जाता है। अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए गुटनिरपेक्ष राज्यों ने कभी एक गुट का समर्थन किया अथवा विरोध किया, तो कभी दूसरे का। उनकी इस प्रवृत्ति को गुटनिरपेक्षता के संदर्भ में असंगत कैसे कहा जा सकता है? एक सैनिक गुट को
एक सैनिक गुट में सम्मिलित होना और किसी महाशक्ति का समर्थन अथवा विरोध करना दोनों एक ही चीज़ नहीं है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ अपने राष्ट्रीय स्वार्थों की उपेक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के संबंध में संन्यास ग्रहण करना नहीं है। इस नीति के मूल में वास्तविक प्रश्न है, कोई राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता, अखंडता की रक्षा तथा अपना आर्थिक विकास किसी सैनिक संगठन में सम्मिलित होकर अधिक सफलतापूर्वक कर सकता है अथवा सैनिक गुटों से अलग रहकर। इस नीति की समीक्षा मुख्यतः इस प्रश्न के आधार पर की जानी चाहिए। दूसरा, यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जो राष्ट्र किसी सैनिक गुट में सम्मिलित होता है, सम्मिलित होता है तो उसे उस गुट की अर्थव्यवस्था को भी पूर्ण रूप से अपनाना पड़ेगा। नाटो का सदस्य समाजवादी और वार्सा संधि संगठन का सदस्य पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को नहीं अपना सकता। भारत जैसे जिन नव स्वतंत्र देशों ने समाजवाद और लोकतंत्र को अपनाया है, उनके लिए वस्तुतः किसी सैनिक गुट में स्थान नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पर यह कहा गया है कि जो गुटनिरपेक्षता है वह राष्ट्रीय हितों से बढ़कर नहीं है। ज़्यादातर देश गुटनिरपेक्ष है जैसे कि भारत, लेकिन भारत अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से अपनी गुटनिरपेक्षता को समझता है। तो यहाँ पर हमने समझने का प्रयास किया गुटनिरपेक्षता का महत्व या फिर गुटनिरपेक्षता से विश्व को क्या लाभ हुआ, गुटनिरपेक्षता से तीसरे विश्व को रोका जा सका है। यह आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर गुटनिरपेक्ष आंदोलन नहीं होता तो ज़्यादातर देश, जो कि 120 से ज़्यादा देश इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, वे किसी न किसी विचारधारा को अपनाते और जो शीत युद्ध, कोल्ड वॉर के समय पर जो स्थिति उत्पन्न हुई थी वो और ज़्यादा जटिल होती और इस तरह की स्थिति से तृतीय विश्व युद्ध को जन्म देना और भी ज़्यादा आसान हो जाता। लेकिन गुटनिरपेक्ष ने, नॉन अलाइनमेंट ने थर्ड वर्ल्ड वॉर को होने से रोका और यह इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन और उसके लाभ के बारे में, उसके महत्व के बारे में कि इसका आज के समय में क्या महत्व है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत जो कि भारत की संस्कृति से निकला, भारत के पहले प्रधानमंत्री ने इसे विश्व के नेताओं के सामने रखा और आज यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संगठन बन गया है। दोस्तों, गुटनिरपेक्षता न केवल अंतर्राष्ट्रीय रूप में होनी चाहिए, बल्कि गुटनिरपेक्षता हमारे बीच में भी होनी चाहिए। जब आप कहीं जाते हैं और आप दो लोगों के साथ बराबर व्यवहार करते हैं तो पूरा चांस होता है कि वो दोनों लोग आपके लिए बराबर वैसे ही मान सम्मान आपके लिए रखेंगे जैसा आप उनके लिए रखते हैं, और वो समय समय पर आपकी मदद भी करेंगे। लेकिन अगर आप किसी एक पक्ष में ज़्यादा झुकाव रखते हैं और दूसरे के लिए कम झुकाव रखते हैं, और तो यहाँ पर आपको कई सारी समस्याएं देखने को मिल सकती है। क्योंकि महान संत कबीरदास कह गए हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यही गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय भी होना चाहिए और व्यक्तिगत रूप में भी होना चाहिए। तो अपने आप से पूछिए कि आप गुटनिरपेक्ष हैं या फिर आपके अंदर भी कोई अलग विचारधारा पनप रही है। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।